आज हम लोग का फर्स्ट डे है अकाउंटेंसी का। एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बहुत लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। तो कितने चैप्टर्स पहले देख लो। टोटल 6 चैप्टर है। कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेस, डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है, ठीक है ना? भाई म्यूट कर लो जिसका भी। कंसाइनमेंट आपका कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का कंसाइनमेंट है। ब्रांच अकाउंटिंग 20 नंबर का है। हायर परचेस 20 का है। डिपार्टमेंटल 20। इंश्योरेंस क्लेम 25। आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। उसके बाद है पार्टनरशिप। ये चैप्टर क्यों आया मुझे नहीं समझ में आता है, ये चैप्टर आया क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आपके सिलेबस में है रिटायरमेंट कम एडमिशन। सिलेबस में क्या है? रिटायरमेंट कम एडमिशन। ठीक है। तो जब तक आपको एडमिशन को नहीं पढ़ाया जाएगा, एडमिशन के बाद अगर रिटायरमेंट कब होगा, या दो केस हो सकता है। या तो उसकी, या तो नॉर्मल उसका टेनोर पूरा हो गया, या डेथ हो गया, किसी भी तरीके से एक पार्टनर चला गया, तो उसके जगह पे दूसरा पार्टनर आएगा, राइट? तो कहने मतलब कि ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको ना बहुत सारा बेसिक्स, आप आई थिंक 11 12 पढ़े होंगे पार्टनरशिप, पढ़े हैं ना? तो एडमिशंस, डेथ, रिटायरमेंट, ये सब पढ़ाने के बाद फिर ये चैप्टर चालू होता है। तो ये चैप्टर मतलब अजीब ही है। इसको पढ़ाने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है एक बार, ये पढ़ाए कहाँ से। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा रिटायरमेंट कम एडमिशन, तो हो सकता है बहुत सारे लोग रिटायरमेंट नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं पढ़े होंगे, और सबका कॉन्सेप्ट है। याद वो रेशियो वेशियो अपने निकालते थे 11 12 में, वही सब कुछ इसमें डाल दिया है। और है सिलेबस छोटा सा, लेकिन इसको कवर करने के लिए वो पूरा मतलब आपको थोड़ा थोड़ा टच देना पड़ेगा बेसिक्स का। तो अगर एक दिन एडमिशन पकड़ लो, एक दिन रिटायरमेंट पकड़ लो, फिर एक दिन थोड़ा सा बेसिक और पकड़ लो, क्योंकि गुडविल गुडविल वगैरह का भी कॉन्सेप्ट वगैरह होता है। तो ऐसे करते करते ना ये 7 से 8 क्लास लग जाता है। वो भी मतलब मैं कम से कम पढ़ाऊंगा तो। ये ऐसा चैप्टर है। और आता कितने नंबर का है? 15 का आता है। अब पिछली बार ना ये पूछ चुका है, पीसीमिल, पीसीमिल डिस्ट्रीब्यूशन पिछली बार आ चुका है। तो इस बार सबसे ज्यादा आने का चांस क्या है? रिटायरमेंट कम एडमिशन। क्योंकि ये पिछली बार एक ही क्वेश्चन पूछा था पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें इस बार एक ही आएगा, रिटायरमेंट कम एडमिशन आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर, पहले बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है आपका इंश्योरेंस क्लेम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद आपका ब्रांच अकाउंट और कंसाइनमेंट, ठीक है। अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत गिरते फिरते अगर ये कर लिए, हायर परचेस है वो सर। आप अगर 5, अगर मतलब लेट से कोई बोलता है सर हम पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं, स्टिल अगर वो 5 चैप्टर अच्छे से कर लेता है, तो 70 आउट ऑफ 75 आराम से कवर कर लेगा। ऑप्शन भी आ जाएगा उसमें। 3 चैप्टर करने से भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंटल और ब्रांच, ये करने से हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा जो कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होगा, इन इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ कॉलेज बोलता है हम लोग टॉप 3 लेंगे, और कुछ कॉलेज बोलता है हम लास्ट का टॉप 3 लेंगे, लास्ट का 3 लेंगे। कुछ कॉलेज बोलता है हमको तो आइडिया नहीं है, कहीं से उठा लेंगे। तो अपने को क्या, थोड़ा बहुत करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, आपको ना इंटरनल एग्जाम आ जाएगा तो कुछ ओल्ड वीडियो है पिछले सेमेस्टर का, तो जैसे इंटरनल एग्जाम आएगा, सपोज किसी का, मान लो मैंने हायर परचेज नहीं पढ़ाया और किसी को लग रहा है मेरा हायर परचेज आने वाला है, तो ओल्ड वीडियो से काम चलाना। अरे कम से कम इंटरनल तो पास होना है। फिर बाकी मैं तो कवर करूंगा ही नया नया वाला में, ठीक है। तो अपने पास सारा वीडियो अवेलेबल है, उसका दिक्कत नहीं है। अगर किसी का लग रहा है कि मेरा इंटरनल में ये चैप्टर आ रहा है और सर ने नहीं पढ़ाया, तो आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा होगा, टेंशन मत लो। तो अपने सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मूवी चालू होती है तो पहले डिस्क्लेमर देना पड़ता है, वैसे मैं भी डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पिछली बार का है। ये जो पिछला बार एग्जाम हुआ है, ये जो लास्ट, एक ही बार एग्जाम हुआ अभी तक सेमेस्टर 4 का सीसीएफ में। 2025 में एक ही बार एग्जाम हुआ सेमेस्टर 4 का सीसीएफ में। तो लास्ट बार इन्होंने यही पैटर्न से क्वेश्चन सेट किया था। अब सी को कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है चेंज कर दे। क्योंकि जब आप लोग तो यूज टू होंगे, आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्जाम था अकाउंट्स में, है ना? कितना, 4 या 5 मार्च को एग्जाम था, ऐसे था, या अप्रैल में था? मार्च में एग्जाम था। और सीयू 25 तारीख को बोलता है पैटर्न चेंज। सेल्फ बैलेंसिंग याद है, 10 नंबर का बोला था, बोला आप 15 नंबर का पूछेंगे।
तो पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। सोचो एक हफ्ता पहले लोग पेपर पैटर्न चेंज कर देता है। दैट इज वाई तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो भी मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है ये लास्ट ईयर जो पेपर सेट हुआ था उसके हिसाब से बताया है, और मेरे को उम्मीद है यही लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना? चलो हेडिंग डालो, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम। ट्वेंटी 25 मार्क्स। इंश्योरेंस क्लेम। सर इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है? सपोज आपका ये कंपनी है, मान लो ये फैक्ट्री है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये आपका फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में क्या लग गया, मान लो फायर लग गया, आग लग गया, तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, गुड्स होंगे। वो सारे के सारे गुड्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जिसके वजह से आपको बहुत भयंकर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है ना। और जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इसके वजह से एक और इम्पैक्ट आएगा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। ध्यान सुनना, जैसे ना मैंने क्या बोला, हर चीज का ना कोई सिंगल इम्पैक्ट नहीं होता है, हर चीज का डबल इम्पैक्ट होता है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, मैं सेमेस्टर 6 में एग्जांपल दिया था। क्या दिया था, फाइनेंस, मैं एफएम पढ़ा रहा था सेमेस्टर 6 में, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक चैप्टर था डिविडेंड डिसीजन। वो आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर सब में है, वो अच्छा चैप्टर है। आपका जो सेमेस्टर 6 का एफएम है पूरा सीए इंटर सीएमए इंटर मिलाकर है। मतलब उधर अगर 100 नंबर का है, 100% है, तो आपका 70% है। इतना भयंकर सिलेबस एफएम का, अच्छा सिलेबस काफी। तो मैं वहां पे एक एग्जांपल दे रहा था कि सपोज एक कैलकुलेटर है, अगर ये मान लो ये कैलकुलेटर मैंने 500 रुपीज का लेकर आया, 500 का लेकर आया, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेटर मेरा चोरी हो जाता है या ये कैलकुलेटर मेरा गिरने से टूट जाता है तो मुझे कितने का लॉस होगा, 500 लॉस होगा। यही आम आदमी सोचता है, हम भी यही सोचते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। आपने 500 का कैलकुलेटर लाया और ये टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको लग रहा है सर 500 का कैलकुलेटर अगर डिस्ट्रॉय होता है तो हमारा लॉस कितना होता है, 500। बट ऐसा नहीं होता, हमारा लॉस 1000 रुपये का होगा, क्योंकि जो टूटेगा तो हमको नया भी तो लेकर आना पड़ेगा। ये हम सोचते ही नहीं है, अरे हम ये सोचते नहीं है। अरे जब टूटेगा तो आपको फिर और 500 तो लगाने पड़ेंगे, क्या करोगे जीवन भर कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज ही नहीं करोगे, बोले एक बार देख लिए अब दोबारा मौका नहीं देंगे, ऐसा करोगे क्या? अरे 500 एक बार खर्च किए, फिर दोबारा भी तो 500 खर्च करोगे, काम थोड़ी रोकोगे, काम तो चाहिए। तो हम क्या है ना, सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट को देखते हैं, लेकिन लाइफ में ना वो जैसे अकाउंटेंसी है ना, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, लाइफ ऐसे ही है। वो सच में वो ड्यूल इम्पैक्ट मतलब डबल इम्पैक्ट होता ही होता है। समझ गए कि कैलकुलेटर टूटने से सिर्फ 500 का नुकसान नहीं है, कितने का नुकसान है, 1000 का नुकसान है। 500 तो बर्बाद हो गया, फिर 500 पॉकेट से और निकालो, तब जाके नया कैलकुलेटर आएगा, तो आपका 1000 रुपया चला गया। आप समझो ऐसे ही क्या होता है कि जब डिस्ट्रॉय होता है, जब फैक्ट्री में आग लगता है, तो सिर्फ गुड्स का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ गुड्स का नुकसान नहीं होता, आपका जो ऑपरेशन है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो कुछ दिनों के लिए क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसके वजह से आपका प्रॉफिट भी चला गया। आप समझो ना, आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, सामान बर्बाद। मान लो 10 लाख रुपए का गुड्स था, पूरा का पूरा 10 लाख रुपया बर्बाद हो गया। तो हमें क्या देख के लग रहा है, हमें क्या देख के लग रहा है, मेरा तो 10 लाख का नुकसान हो गया, यही लग रहा है ना। सिर्फ 10 लाख का नहीं हुआ है, सिर्फ 10 लाख का नहीं हुआ है, आपका कुछ उसके वजह से आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आया, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आया, आपके कस्टमर टूट गए। कस्टमर तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, कस्टमर को चाहिए भैया सामान, आप अगर टाइम पे डिलीवर नहीं करोगे कोई और ब्रांड वो चूज कर लेगा, आपके कस्टमर छूट गए, आपका ऑपरेशंस बंद हो गया, आप जो प्रॉफिट कमाने वाले थे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, और प्लस रिकवरी में टाइम लगता है। तो आपका ना 4 से 5 महीना 6 महीने बिजनेस पूरा पूरा क्या होगा, हैम्पर हो जाएगा। आया वो सामने, तो वो भी आपका लॉस है, सिर्फ गुड्स का लॉस नहीं है, सिर्फ गुड्स का लॉस नहीं है, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट का भी लॉस है। कि अगर आग नहीं लगता तो ऑपरेशन बहुत स्मूथली चलता, अगर आग नहीं लगता तो बिजनेस बहुत स्मूथली चलता और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते।
पर सिंस आग लग गया है, बिजनेस हैम्पर हो चुका है, तो जो प्रॉफिट आप कमाने वाले थे वो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए, वो भी आपका नुकसान है। जो पैसा आपको मिलने वाला था वो पैसा आपको नहीं मिला, वो भी आपका लॉस है। और जो डूब गया वो डूब गया। समझ में आया? तो आपको ड्यूल इम्पैक्ट में सोचना है। इसलिए यहाँ पे दो कैलकुलेशन होता है। एक कैलकुलेशन होता है कि हम जब क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, जब हम लोग क्लेम मांगेंगे, दो चीज क्लेम मांगेंगे। बोले जो भगवान की मर्जी थी वो तो ठीक है जो गुड्स चला गया हम इसका भी क्लेम मांगेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो बिजनेस हैम्पर हो गया उस हैम्पर की वजह से हमारा जो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे, जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे वो प्रॉफिट तो नहीं कमा पाए, तो हमको उसका भी क्लेम चाहिए। इसलिए दो आपका टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम में। एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कि कितना फायर के वजह से या किसी भी कारण के वजह से कितना आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, ये हो गया पहला कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो प्रॉफिट आप जो प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे लेकिन वो आप अर्न नहीं कर पाए, उसका भी क्लेम मांगोगे। तो इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट हमें मिलने वाला था अगर वो प्रॉफिट नहीं मिला तो हम उसका भी क्लेम मांगेंगे। समझ पा रहे हो? बिजनेस अगर डूबेगा, बिजनेस में अगर आग लगेगा तो गुड्स तो गया, तो गुड्स का जो लॉस होगा उसका कैलकुलेशन होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पहला, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। प्लस ये गुड्स जो डूब गया, फैक्ट्री में आग लग गया, तो भैया फैक्ट्री को बनाना पड़ेगा, मशीन को दोबारा खरीदना पड़ेगा, सारे चीज को मैनेज फिर से करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। तो आप वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो आपको प्रॉफिट जो आप अर्न कर सकते थे वो भी नहीं कमा पा रहे, तो आपका एक और लॉस हो गया विच इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो दो टॉपिक यहां पे होगा, लिखो टॉपिक टू बी कवर्ड। ये समझ में आ रहा मेरी बात तुम लोग को? ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? पहला, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। और दूसरा क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ, हाँ जी बोलिए। टैक्स, टैक्स बिल्कुल कल कर सकते हो। कंप्यूटेशन, नहीं बता रहे कंप्यूटेशन वर्ड क्यों बोला ना, यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन है, समझा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो कंप्यूटेशन एक ऐसा वर्ड होता है ना, कंप्रेहेंसिव वर्ड होता है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह सब इंक्लूड होता है। तो आप कैलकुलेशन लिखो ना, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत कंप्रेहेंसिव वर्ड है, समझे भाई? हाँ, अरे दोनों कर सकते हो, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत कंप्रहेंसिव वर्ड होता है, दोनों आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, हम कल नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन लिखेगा, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक या कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कंप्यूटेशन बोलो या कैलकुलेशन बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है ये समझो। आप एज्यूम करो, आप एज्यूम करो, आप सपोज आपकी जॉब लगी, एज्यूम कर लो आप सीए बन गए, सीएस बन गए, सीए बन गए, या एमबीए होल्डर कुछ भी बन गए आप, ठीक है, या कॉर्पोरेट लॉयर बन गए, ये भी तो अच्छा स्कोप है ना, कॉर्पोरेट लॉयर, ठीक है। या आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट समझ गए ना, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, हम दमाद नहीं बोला था, ठीक है गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, कुछ भी आप बन गए, ठीक है। तो आप सपोज गए फर्स्ट दिन ऑफिस में, फर्स्ट दिन ऑफिस में गए तो आपको लगा मेरा स्वागत होगा, लेकिन उसी दिन आग लग गया क्या हुआ? उसी दिन आग लग गया, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एज्यूम कर लेते हैं भैया या तो सीए होंगे, या तो सीएस होंगे, या तो सीएमए, क्योंकि कॉमर्स का यही टॉप थ्री बेसिकली होता है। सीएफए वगैरह तो अभी आया है ना, सीएफए वगैरह तो अभी आप सुन रहे हो, सीएफए, सीपीए, सीएफपी, है ना, आपका यूएससीएमए, ये सब तो अभी पुराने कोर्स है लेकिन अभी सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो सीए, सीएस, सीएमए तो तुम जुबान पर रटा हुआ है, कॉमर्स मतलब सीए, सीएस, सीएमए। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि सपोज आप सीए हैं, ठीक है, आपका पहले दिन ऑफिस में गए और आप सोचे आपका फूलों से स्वागत होगा, लेकिन बेचारा मैनेजर क्या बोलता, अच्छा हुआ तुम आ गया, तुम तो सीए है ना, आज ही आग लगा है,
चल बता चल बता, इंश्योरेंस क्लेम कितना चार्ज करेंगे? चल बता, इंश्योरेंस क्लेम कितना चार्ज करेंगे? अब बेचारा ये बोलेगा ऐसी जीवन में आग लगा था, किसी तरह सीए बने हैं और उस दिन भी आग लग गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जब आग वगैरह लगती है फैक्ट्री में या ऑफिस में या पूरे बिजनेस में, तो हमें इंश्योरेंस क्या करना है? क्लेम करना है। क्या करना है? क्लेम करना। तो क्लेम करने का मतलब क्या है? ऑफिस में जाएगा और जो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर होगा उसका कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा चल पैसा निकाल, ऐसे बोलोगे क्या? क्लेम का मतलब इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आपको प्रॉपर, इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने हिसाब से क्लेम किया, हाँ वो सब तो होगा ही, वो तो बोले पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी तो लूटने के लिए बैठी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी तो लूटने के लिए बैठी, अगर वो अपने हिसाब से क्लेम करेगी तो कम चार्ज करेगी, है ना? इसीलिए हर कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस क्लेम क्या करती है, पहले कंप्यूट करती है, पहले निकालती है। क्योंकि मान लो हमारे हिसाब से आ रहा था 5 लाख रुपया और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही नहीं हम तो आपको 3 लाख रुपया देंगे, तो आपका तो 2 लाख का ऑलरेडी नुकसान। तो आप क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी की बातों में आ जाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे भैया तुम्हारा अपना हिसाब होगा, मेरा अपना हिसाब है। इसलिए तो कंज्यूमर फोरम बना है। जब ग्राहक और कंपनी के बीच में, कस्टमर और कंपनी के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो कहाँ जाते हैं सब लोग? कंज्यूमर फोरम। अपना है ना रविंद्र सदन एक्साइड मोड, वहां पे है कंज्यूमर फोरम। तो जब भी इश्यूज होते हैं वहीं पे सारा मैटर जाता है, या तो कोर्ट में जाएगा या तो कंज्यूमर फोरम में जाएगा, दो ही जगह मैटर जाएगा। और नॉर्मली इंश्योरेंस के लिए अलग से कंज्यूमर फोरम बना है, तो सारा मैटर वहीं पे जाता है। तो अब एक चीज बताइए, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस क्लेम जैसे बोला हम तो वैसे निकालेंगे, और जो कंपनी अपना निकालेगी। थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा मिसमैच होगा तो फिर लड़ाई होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो ये सीए है, ये पहला दिन ऑफिस में गया, उसी दिन आग लगा, तो इसको क्या बोला जा रहा है? चल भाई अब तू ये निकाल, कंपनी कितना क्लेम करेगी, कंपनी कितना क्लेम करेगी। आया सामने? तो अब सीए को पता है भाई कि सिर्फ क्लेम स्टॉक का नहीं होगा, क्योंकि आग लगने के वजह से, आग लगने की वजह से बिजनेस हैम्पर हो गया, तो हम लोग प्रॉफिट का भी क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए आपके एग्जाम में या तो लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आएगा या लॉस ऑफ प्रॉफिट का, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। या ये भी हो सकता है 10 नंबर में पूछ दिया लॉस ऑफ स्टॉक, अब 15 नंबर में क्या पूछ दिया? लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट में ना टोटल 7 से 8 स्टेप है। जब आप लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं कितने स्टेप है? 7 से 8 स्टेप है इजी, पर स्टार्टिंग में ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वो स्टेप्स है ना, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता हो। पहला दिन तो लगता है कि मेरा गला तुम लोग दबा देगा, ऐसा तुम लोग को फील आएगा, क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो स्टार्टिंग में ना डाइजेस्ट नहीं लगेगा तुमको, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। तो हो सकता है 15 नंबर का पूछ ले आपसे लॉस ऑफ प्रॉफिट, और 10 नंबर का पूछ ले आपका लॉस ऑफ स्टॉक। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 25 नंबर का चैप्टर ही ये वाला, ठीक है। एक 10 का पूछेगा, एक 15 का पूछेगा। तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, लॉस ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ। इंश्योरेंस क्लेम का थोड़ा डेफिनेशन लिख लो। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम is the amount of money, insurance claim is the amount of money claimed by the business or company, claimed by the business or company from the, from the, from the insurance company for the compensation, compensation of loss or damaged to the insured property, damage of the, damage of the insured property, damage of the insured property, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आप क्लेम तभी मांगोगे जब आपने इंश्योरेंस करवाया है। आपने क्लेम नहीं मांगा है तो आपको कैसे इंश्योरेंस मिलेगा? आज चाहे आप मेडिक्लेम, नाम सुनो ना, मेडिक्लेम,
तो लोग मेडिक्लेम करवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, तभी तो जा करके इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। चलो, अब एक लिखो, इलस्ट्रेशन 1। ये अभी मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन करवाया था, वही एग्जाम में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया था। जो पहला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था वही एग्जाम में आ गया, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। तो इसको भी अच्छे से आपको करना है। इलस्ट्रेशन 1। चलो, लिखो इंफॉर्मेशन, लिखो यहाँ पे स्टॉक, लिखो स्टॉक इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर, सपोज कर लो 5 लाख रुपया। जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने का स्टॉक था, 5 लाख रुपीज का स्टॉक था जिस दिन आग लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, सेल्वेज का मतलब जिसको आपने सेव सेव कर लिया या सेव कर लिया, जिसको आपने सेव कर लिया या सेव कर लिया। जिस, अरे आग लग गया तो क्या बोलोगे, जल रहे हो जलने दो, या बचाने की कोशिश करोगे। नहीं तो आग लग गया तो देख के क्या मनवाएगी, वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई, ऐसा थोड़ी होगा। अरे कुछ तो सेव करोगे ना। तो उसको बोलते हैं सेल्वेज स्टॉक। देखो सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। जब आग लगी थी तो आपने, मान लेते 3 लाख रुपए, सॉरी कितने का, 1 लाख का एज्यूम कर लेते हैं। 1 लाख रुपया का आपने, 1 लाख रुपया का आपने स्टॉक सेव कर लिया। तो जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने का स्टॉक था, जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में 5 लाख का स्टॉक था। ठीक है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, मान लेते 3 लाख रुपया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर जनरल क्लॉज मेथड, जनरल क्लॉज मेथड एंड एवरेज स्टॉक मेथड, एवरेज क्लॉज मेथड। ठीक है, कल अपने टैक्स, एक क्लास अपने टैक्स कल करेंगे। ठीक है, स्टॉक इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर 5 लाख रुपया। पूछना क्या किसी को, जिस दिन आग लगा, मान लो ये गोडाउन है, जिस दिन आग लगा था उस दिन कितने का स्टॉक था, 5 लाख। जिसमें से आपने 1 लाख रुपया का स्टॉक क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। फेस वैल्यू पॉलिसी कितनी थी, 3 लाख, आपने 3 लाख रुपया का पॉलिसी लिया था। ठीक है, अब आपको बोला है कि अमाउंट ऑफ क्लेम, ऑब्वियसली हम लोग पहला कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। तो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो लॉस ऑफ स्टॉक का कराऊंगा। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द जनरल क्लॉज मेथड और एवरेज क्लॉज मेथड। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा होता है, एवरेज क्लॉज मेथड ज्यादा अच्छा होता है। जनरल क्लॉज मेथड मतलब रेयरली उतना अच्छा नहीं माना जाता, बेटर क्या माना जाता है, जनरल क्लॉज मेथड। ठीक है,
एवरेज क्लॉज मेथड, हाँ सॉरी, एक होता है जनरल, एक होता है एवरेज। चलो पहला लिखते हैं अपने, जनरल क्लॉज मेथड। ठीक है, ये सिंपली बोलता है लोअर ऑफ, ये सिंपली क्या बोलता है, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। ठीक है, तो अब आप बताइए, 5 लाख रुपए का सामान था, 5 लाख रुपए का स्टॉक था, 1 लाख रुपया आपने सेव कर लिया, 5 लाख रुपए का गुड्स था, 1 लाख रुपए का गुड्स आपने सेव कर लिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 4 लाख रुपया हुआ। ठीक है, और दूसरा बोलता है पॉलिसी वैल्यू, फेस फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी, फेस वैल्यू ऑफ, तुम लोग लिखो ना, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितना था, 3 लाख रुपया ना, लिखो लिखो फेस वैल्यू ऑफ, पॉलिसी कितना है, 3 लाख। ठीक है, तो ये मेथड क्या बोलता है, लोअर ऑफ, बोले ना लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक था ना, ड्यू टू फायर, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है आपके हिसाब से, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू, तो लिखो कंपनसेशन अमाउंट विल बी, आंसर लिखो, कंपनसेशन अमाउंट विल बी, कंपनसेशन अमाउंट कंपनसेशन अमाउंट विल बी 3 लाख अंडर जनरल क्लॉज मेथड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपने पॉलिसी कराया 3 लाख रुपया का, और आपको 7 लाख रुपया का नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, मैक्सिमम कितना देगी, जितने का आपने पॉलिसी करवाया, जितने का आपको पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी करा रहे हो 3 लाख रुपया का, तो डोंट बी एक्सपेक्ट कि 3 लाख से ज्यादा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी तो पॉलिसी से भी कम देने का कोशिश करती है। अगर भगवान ना करे कभी आप इस चक्कर में पड़े, जिस दिन पड़ गए उस दिन समझ में आएगा करप्शन किस लेवल का है। यहाँ तो अगर अभी जैसे मेरे पापा का हुआ था, डॉक्टर लिख के दे रहा है ये प्रॉब्लम है, बोलता अच्छा प्रॉब्लम है, हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्लेम ही नहीं दिया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ करके जाकर कंज्यूमर फोरम जाऊँ ये जो, क्योंकि इतने सारे क्लासेस थे और नया नया सेंटर चालू किया था, होता ना फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट, पता चला पहली बैच खराब हो गया तो छोड़ दिया लास्ट में, क्या करें, सब भरना पड़ा, आज तक भर रहे। इतना भयंकर हुआ था एक्चुअली, 2024 पापा को ओरल कैंसर हो गया था। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी दिया ही नहीं, डॉक्टर लिख करके बोल रहा है, बताओ हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो लिख करके दे रहा है जिसने ऑपरेशन किया, बंगाल का भी सबसे टॉप डॉक्टर है ओरल कैंसर में, उसने पूरा, अब आज भी मेरे पास लिखा हुआ है, वो बोला है कि ये डिजीज रिसेंटली 6 मंथ से हुआ है, पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है कि ये डिजीज के पहले नहीं थी, बोलता नहीं ये तो बहुत पहले से थी, एक होता है ना प्री लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती है ना, वो उसमें वो लोग डाल देता है, तो बोलता जो डिजीज पहले से थी उसका हम क्लेम नहीं देंगे। इसलिए तेरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे अक्षर में होता है, छोटे छोटे वर्ड में रहता है, दिखे ही ना दिखे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना उनको, ये बड़ी खतरनाक कंपनी, छोड़ दो। तो ये होता कौन सा मेथड, जनरल कॉज मेथड। नेक्स्ट लिखो कौन सा मेथड हमारा है, एवरेज। हाँ भाई बोलो।
सम्स में बोलता है, सम्स में बोलता है। हाँ एक ही करना पड़ता है, मैं बता दूंगा, तुम अभी तो फर्स्ट डे है, टेंशन मत लो। कभी कभी नहीं भी बोलता है तो उस वक्त अपने को समझना पड़ता है कौन सा लगाना है, बताऊंगा सब बताऊंगा। ये चैप्टर एटलीस्ट 5 से 6 क्लास हम लोग करेंगे, 25 नंबर का चैप्टर है, तो एटलीस्ट 4 से 5 तो क्लास पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अपने ना जब पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे कुछ छोड़ने वाले नहीं, अभी से ही अपने कम से कम 15 साल पेपर सॉल्व करते चले जाएंगे, अभी से ही। एग्जाम के टाइम पे हो सकता है जो पहली बार पढ़ेगा तो उसके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब मैं वन शॉट सीरीज वगैरह चालू करूंगा तो आपका जस्ट रिवीजन होगा। अरे आप पेड कोर्सेज लियो, कुछ तो बेनिफिट मिले आपको। ठीक है, एग्जाम टाइम में तो हो ही जाता है सब कुछ। एवरेज क्लॉज मेथड, ठीक है। अच्छा, एवरेज क्लॉज मेथड पता क्या बोलता है कि हम ना आपको जो क्लेम देंगे वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से देंगे, पढ़े हो ना यूनिटरी मेथड? अरे यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना? वो बोलता है कि हम जो क्लेम देंगे वो किसके हिसाब से देंगे? प्रोपोर्शनेट वाइज देंगे, मतलब यूनिटरी मेथड के हिसाब से देंगे। देखो ये क्या बोलता है, इसका ध्यान सुनना। ये बोलता है कि भैया आपने पॉलिसी कितने करवाया था? 3 लाख का, आए सामने। अच्छा सुनो ना, जिस दिन आप पॉलिसी कराते हो ना, ऐसा एज्यूम करो कि सपोज आप पॉलिसी कराने गए, तो जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया वो आपके गोडाउन में गया होगा, तो उसको कितने का माल दिखा होगा? 5 लाख रुपए का माल दिखा होगा, ऐसा नहीं? तो इस 5 लाख रुपए को सेव करने के लिए आपने कितने का पॉलिसी करवाया? 3 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि भैया 5 लाख रुपया का गुड्स था, ठीक है, जिस दिन आग लगा था, और आपना आपका आपका मैक्सिमम पॉलिसी कितना है, फेस वैल्यू कितना है? 3 लाख। तो डोंट बी एक्सपेक्ट मैं 3 लाख से ज्यादा दूंगा, हम तो कोशिश करेंगे उससे कम देने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है देखो भैया 3 लाख रुपया हम आपको देते अगर आपका लॉस होता 5 लाख का, क्योंकि जिस दिन आग लगा था, जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने का सामान था? 5 लाख रुपया। तो इंश्योरेंस कंपनी का बात सुनना, लग रहा है एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, बोल रहा है 3 लाख रुपया देते अगर आपका लॉस होता है 5 लाख, बट आपका जो लॉस है वो तो 4 लाख है, तो अब आपको इसके हिसाब से मिलेगा क्लेम। तो कैसे हुआ देखो ध्यान से, बोला 3 लाख रुपया आपको दे देते अगर आपका लॉस होता 5 लाख का, क्योंकि गोडाउन में तो 5 लाख का सामान था, तो बोला जितना गोडाउन में सामान था ना पूरा का पूरा 3 लाख देते आपको, लेकिन किस्मत फूटा है, आपका तो 4 लाख का ही नुकसान है। आपका कितने का नुकसान है? चलो बोला इसके हिसाब से देंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोपोर्शनेट मेथड। चलो भैया निकालो कितने का लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,40,000। तो फॉर्मूला बना लो इसका। फॉर्मूला क्या बन गया इसका बताओ। 3 लाख हमारा क्या था? फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक, है ना, टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ना, टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोल रहा है एवरेज? एवरेज क्लॉज मेथड क्या बोल रहा है कि जो भी आपको हम क्लेम देंगे वो प्रोपोर्शनेट वाइज देंगे। क्या देंगे? प्रोपोर्शनेट वाइज, मतलब जितना आपको लॉस हुआ है उसके हिसाब से हम आपको क्लेम देंगे। तो बोल रहा है कि भैया जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में सामान कितना था? 5 लाख का। तो 5 लाख के बदले हम आपको 3 लाख रुपया देने के लिए रेडी थे, बट आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो तो 4 लाख हुआ है। तो 3 लाख रुपया मिलता आउट ऑफ 5 लाख में, 3 लाख मिलता आउट ऑफ 5 लाख में, पर आपका नुकसान कितना है? 4 लाख। तो बोला 4 लाख के हिसाब से एक जो भी क्लेम होगा वो 4 लाख के अकॉर्डिंग होगा, तो इंटू कर देंगे 4 लाख, आएगा 2,40,000। इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये मेथड एक्चुअल में क्या होता है ना, सही है। क्यों सही है बता रहा हूँ, क्यों सही है बता रहा हूँ। ये गोडाउन है, एज्यूम करो ये गोडाउन है। इसमें अगर 5 लाख का सामान है तो ऑब्वियसली आपको मिनिमम पॉलिसी कितने करवाना चाहिए था? पाँच, भाई 5 लाख रुपए का सामान अगर अपने गोडाउन में रखा है तो आपके पॉलिसी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 लाख। आप तो उससे कम करवाए हो ना। तो जब आपने खुद ही पॉलिसी कम लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा घर वाला है क्या, जो अपने पॉकेट से तुमको एक्स्ट्रा पैसा देगा? ये मेथड गलत नहीं है, मेथड सही है। जब आपको पता है आपके गोडाउन की कैपेसिटी है 5 लाख रुपए का, तो अगर कल को आग लगेगा तो कितने का सामान बर्बाद होगा? 5 लाख का। तो आपने जानबूझ करके 2 लाख रुपए कम पॉलिसी लिया। एटलीस्ट एक समझदार, एक रेशनल कंज्यूमर, एक रेशनल बिजनेसमैन क्या करता कि 5 लाख रुपए का गुड्स अगर आता है तो पॉलिसी कितने का लेता? 5 लाख का, तब तो दिक्कत ही नहीं होता। तो आपने खुद पॉलिसी कम लिया है, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर दया करे। वो तो बैठी है, आगे नहीं बोलेंगे, यूट्यूब पे क्लास जाएगा। आया वैसा, वो तो बैठा है, तुम छोड़ दो। समझ गया ना तुम लोग? तो 3 लाख मिलेगा आउट ऑफ 5 लाख, बट आपका एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है? 4 लाख। तो इसके हिसाब से जो लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है, इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। जितना आपको लॉस हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज मेथड। फॉर्मूला क्या बन गया बोलो? फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 2। लाइव स्टूडेंट कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा भाई। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा पूछना आप लोग। ठीक है, लाइव स्टूडेंट कुछ भी डाउट होगा पूछना आप लोग। इलस्ट्रेशन 2, ये वाला आप करेंगे, ये वाला आप करेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मान लेते हैं 10 लाख रुपए का। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या है? जो स्टॉक आपने बचा लिया, सेव कर लिया। 1 लाख रुपया का। फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी कितना है? 12 लाख। ठीक है ना? कैलकुलेट द क्लेम अंडर द जनरल क्लॉज मेथड। ये आप लोग करेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन 1 का रेफरेंस लेके करो आप लोग। बीकॉम कर रहे हैं साथ में, आप लोग हायर स्टडी का भी सोचते रहिए साथ में। अभी नहीं, जरूरी नहीं बीकॉम के साथ करना है, दिमाग में रखिए। क्योंकि दिमाग में रखने से क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। दोनों मेथड से। अच्छा एक, अच्छा एक और कर लो ना, एवरेज क्लॉज भी कर लो। एंड कर लो यहाँ पे, एंड कर लो। बड़ा जल्दी कर दिया तुम लोग। एंड एवरेज क्लॉज मेथड।
चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, एवरेज में आया क्या 10 लाख? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आपका शुक्ला जी। तुम्हारे से तो छोटा मोटा सामान है सब, छोटा मोटा। हो गया। कितना आया? 9 लाख रुपए। आपका हो गया? श्रेया हो गया? हाँ भाई बोलो। क्यों आया? वो तो तुम निकाला है, हम थोड़ी निकाला। बताते हैं। हम तो सॉल्व ही नहीं किया अभी तक। चलो, पहला क्या था? अंडर। जनरल क्लॉज। ये सिंपली क्या बोलता है? लोअर ऑफ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये सिंपली क्या बोलता है? लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना था? देखो, 10 लाख रुपए का गोडाउन में सामान था, 1 लाख रुपए आपने सेव कर लिया, राइट? तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया। और फेस वैल्यू कितना था आपका? फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी 12 लाख। यहाँ पे विच एवर इज लोअर, तो क्लेम अमाउंट कितना होगा? क्लेम अमाउंट कितना होगा? 9 लाख रुपया। यही ना? ओके। अगर मैं एवरेज क्लॉज मेथड की बात करूं, अगर मैं एवरेज क्लॉज मेथड बोलूं, ये सिंपली क्या बोलता है? आपका लॉस कितना हुआ है? आपका लॉस कितना हुआ है, मतलब स्टॉक में सामान कितना था? 10 लाख। तो बोला 10 लाख के बदले में कितना देते? 12 लाख। आपको 12 लाख रुपया का पॉलिसी मिल जाता। अ- अगर नुकसान होता कितना? 10 लाख। इनटू, लेकिन आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 9 लाख। तो कितना आएगा? 10,80,000। ये आई थिंक सबका आया होगा, यही ना? ओके। अब एक चीज बताओ, ये सिंपली क्या बोलता है कि 12 लाख रुपया आपको क्लेम मिल जाता अगर आपको 10 लाख का नुकसान था। बट आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 9 लाख रुपया। तो ध्यान सुनना, एक नोट लिखो यहाँ पे कुछ एक आंसर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना यहाँ पे। एक नोट लिखो, नोट लिखो, कंपनसेशन अमाउंट। कंपनसेशन अमाउंट, या जिसको अपने बोलते हैं क्लेम अमाउंट। नेवर बी मोर देन, नेवर बी मोर देन, नेवर बी मोर देन फेस वैल्यू एंड लॉस ऑफ स्टॉक। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि जो कंपनसेशन अमाउंट होता है या जो कंपनसेशन क्लेम होता है, वो कभी भी पॉलिसी के फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, या जो आपको नुकसान हुआ, जो आपको लॉस हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई आपका लॉस हुआ है 9 लाख रुपया, तो मैक्सिमम आप क्लेम कितना मिलेगा आपको? 9 लाख। या तो 9 लाख मिलेगा या तो इससे कम मिलेगा। आप आपके यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई हॉस्पिटलाइज कभी हुआ होगा, तो अगर 10 लाख रुपए का बिल आता है, तो देखिए आपके पॉकेट से भी 40-50 हजार चला जाता है। कंपनी आपको 9 लाख या 9,50,000 तक देगी। वो 40-50 हजार तो आपके पॉकेट चला जाता है, क्योंकि वो लोग सारा का सारा अमाउंट नहीं देता है। तो जितना आपको लॉस हुआ है, तो मैक्सिमम कवरेज उतना ही मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ, वो मैक्सिमम कवरेज है। और इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि जितना लॉस हुआ उससे कम देने का ही सोचती है। अगर आपका लॉस हुआ है 100 रुपया का, तो वो सोचती है इसको 80 रुपया दे, 70 दे,
90 दे, क्योंकि उनको बचाना है भाई, उनको कंपनी चलाना है ना, उनके भी तो एम्प्लॉय, उनको भी पेमेंट करना, तुम्हारा ही सब कुछ कर देगा तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब एक चीज बताइए, ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा कि कंपनसेशन अमाउंट या क्लेम अमाउंट नेवर बी मोर देन फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी और लॉस ऑफ द स्टॉक। एक चीज मुझे बताइए, आपका फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितना है? 12 लाख, ठीक है। अब सुनिए, आपको लॉस कितना हुआ है? आपका लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस बताइए ना। आपका एक्चुअल लॉस कितना है? 9 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपए का सामान था, 1 लाख रुपए आपने सेव कर लिया, तो एक्चुअल लॉस कितना है? 9 लाख। तो आपका जो भी क्लेम है वो 9 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लेम अमाउंट नेवर बी मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एज वेल एज लॉस ऑफ स्टॉक। अगर आपको 9 लाख रुपया का नुकसान हुआ है तो मैक्सिमम क्लेम आपको कितना मिलेगा? 9 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। डैमेज हुआ है 9 लाख का, अगर लेट से आपके पापा ने हेल्थ पॉलिसी लिया 10 लाख रुपया का, हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख रुपया, तो पापा कितना क्लेम करेंगे? पॉलिसी है 10 लाख रुपया का, हॉस्पिटल का बिल कितना आया है? 2 लाख, तो मैक्सिमम क्लेम कितना होगा? 2 लाख। पापा थोड़ी बोलेंगे कि 8 लाख रुपया और दो। अगर ये 8 लाख रुपया मिलने वाला होता तो लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल जाते, बोले 1 लाख का बिल मंगवाते, 1 लाख का बिल मंगवाते, 9 लाख रुपया प्रॉफिट, 9 लाख का पैकेज आ गया, 1 साल फैमिली आराम से चलेगी। तो 1 साल कभी हम जाएंगे, कभी कोई और जाएगा पैकेज मिलते रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी तो रोड पे आ जाएगी भाई। तो आपका अगर नुकसान हुआ है 9 लाख रुपया का तो मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा? 9 लाख। एवरेज मेथड से कितना क्लेम आ रहा है? 10 लाख 80। नुकसान कितना हुआ है? 9 लाख, तो मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा? 9 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो लिखो कंपनसेशन अमाउंट, आंसर लिखो यहाँ पे। कंपनसेशन अमाउंट नेवर बी मोर देन द नेवर बी मोर देन द लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। हेंस क्लेम अमाउंट विल बी 9 लाख। कंपनसेशन अमाउंट कभी भी लॉस ऑफ स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली मेथड को यूज करके हमारा कंपनसेशन अमाउंट कितना आया है? 10 लाख 80 हजार। बट आपको नॉर्मली लॉस हुआ है 9 लाख रुपया का, तो मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा? 9 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इन रियलिटी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका नुकसान हुआ है 9 लाख रुपया का तो कंपनी सोचती इससे कम दे, इससे कम दे, तो वो आपको इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकती, वो तो इससे कम देने की कोशिश करेगी। तो डोंट बी एक्सपेक्ट कि आपको 9 लाख से ज़्यादा मिलेगा, या तो 9 लाख मिलेगा या उससे कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा बढ़िया समझ कराया जाए। हो गया ना सबका? लाइव स्टूडेंट कोई डाउट? लाइव स्टूडेंट, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछेगा फिर। चलिए आपको एक सम्स कराते हैं। इलस्ट्रेशन 3। मान लेते क्वेश्चन में दिया है सेल 12 लाख 80 हजार का। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे सीए इंटर, सीएमए इंटर, इन सब का क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अकाउंट्स में सेट होता है। मैं बता रहा हूँ ना, सेमेस्टर 5 में एक चैप्टर है, सेमेस्टर 5 में एक चैप्टर है आपका सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड आपने पढ़ा ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में वन ऑफ द मेथड इज सिंकिंग फंड मेथड, है ना। तो उसमें नॉर्मली जो सीयू पूछता है वो 1 साल का पूछता है, पूरा का पूरा डेटा रहेगा 1 साल का। तो क्वेश्चन भी 1 साल का सेट करता है, ठीक है। मैंने इन लोग को 3 साल करवा दिया था, और वो क्वेश्चन था
आपका 2018 क्वेश्चन था सीएमए इंटर का। सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल मुझे याद नहीं है, इंटर या फाइनल का क्वेश्चन था, 2018 क्वेश्चन था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा नसीयू ने, सेम क्वेश्चन। और मैंने इन लोग इससे तुम लोगों को ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मैंने करवाया था उन लोगों को। सिंकिंग फंड जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन वही क्वेश्चन करवाया था। वो इकलौता क्वेश्चन अपने आप में कवर कर लेता सारा टॉपिक, होता ना मास्टर सम्स, वो पूरा मास्टर सम्स था। और वही सम्स एग्जैक्टली सीयू ने पूछा था। सीयू का पूरे हिस्ट्री में या तो 1 साल या 2 साल, उससे ज्यादा नहीं पूछा। ये लोग पूछे 3 साल। क्यों 3 साल पूछा ना, तीसरे साल में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। फर्स्ट 2 ईयर का कैलकुलेशन डिफरेंट होता है और लास्ट ईयर का कैलकुलेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए उन्होंने 3 साल का पूछा। तो कभी कभी ये लोग होते हैं कि सीए इंटर सीएमए इंटर के क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपको ना कुछ कुछ क्वेश्चन उधर भी करवाना पड़ेगा उस लेवल का, मतलब सीए फाइनल लेवल का, सीए इंटर लेवल का, तब जाकर एक अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन। सेल कितना है भाई, 12,80,000, 12,80,000। परचेज कर लो, मान लो परचेज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है 8,40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2,36,000। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 35% ऑन द सेल। कैलकुलेट द कैलकुलेट द पहला, कैलकुलेट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कैलकुलेट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड कंपनसेशन अमाउंट। कैलकुलेट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड कंपनसेशन अमाउंट। देखो अंडर बोथ मेथड, दो मेथड सिखाए थे ना, अंडर बोथ मेथड, ये मैं अपने हिसाब से ऐड कर दिया, अंडर बोथ मेथड। ठीक, इसके पहले जो सम्स करवाए थे आपने देखिए वहां पे आपको ऑलरेडी देता था कि जिस दिन आग लगा है, जिस दिन एबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई है, उस दिन स्टॉक कितना था, ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक निकाल, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितना सामान था। जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितना सामान था, हमें पता करना पड़ेगा। अच्छा तुम बताओ, रियलिटी में ऐसे ही होता है? ऐसा थोड़ी होता कि हम लोग को पता है कि मॉर्निंग में आग लगेगी, चलो रात में काउंट करके बैठ जाते हैं। ऐसा होता है क्या? किसी को पता रहता है क्या कब आग लगने वाली है? चाहे जीवन का आग हो या गोडाउन का आग हो, पता नहीं है कब आग लग जाएगी, कुछ पता नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अपने को पता नहीं रहता, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अगर पता रहता कि मॉर्निंग में आग लगने वाली है तो रात में बैठ के काउंट कर लेते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं है, तो रियलिटी में ऐसी सम्स आएगा। रियलिटी में आपको थाली सजा के नहीं देगा कि इतने का लॉस हुआ है, इतने का क्लेम है, ये है वो है, तब तो वही फिर 2 मिनट में हो गया काम। तो जो सम्स आपके एग्जाम में बनेगा वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब ये चीजें अनसर्टेन है, ये कभी भी हो सकती हैं। तो अब आपको उस दिन का क्या करना पड़ेगा, लॉस स्टॉक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास सेल वैल्यू पता है, हमारे को परचेज पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है। याद अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक। तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। लेकिन ये क्या पूरे साल भर का ट्रेडिंग बना रहे हो क्या?
अरे बोलो ना, ये पूरे साल भर का ट्रेडिंग बना रहे हो क्या? नहीं, पूरे साल भर का ट्रेडिंग नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमारे शेयर होल्डर को लगेगा ये पूरे साल भर का शेयर होल्डर है, सॉरी, पूरे साल भर का ट्रेडिंग अकाउंट है। नहीं ना, ये तो पूरे साल भर का नहीं है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब रफली, रफली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए। जैसे अपने रफली कोई कैलकुलेट करते हैं ना, तो मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? रफली, कि हम लोग रफली ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए। तो एग्जाम में आप पूरा वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मेमोरेंडम। गलती से भी अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया तो आप एग्जामिनर को पता क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पूरे साल भर का है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, डेट वेट नहीं दिया है इसलिए भी डेट नहीं लिखे। जब हम लोग फुल फ्लेजेस सम्स करेंगे तो बराबर वहां पर डेट वेट लिखेंगे, ठीक है? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाई सेल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कितना था ओपनिंग स्टॉक? 2,36,000। 2,36,000। परचेज कितना? 8,40,000। सेल वैल्यू कितना है भाई? 12,80,000। ठीक है। और जीपी कितना बोल रहा है? 35% ऑन सेल। तो भैया सेल कितना है? 12,80,000। उसका 35% ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बोलिए? 4,48,000। ठीक है, 4,48,000। एक काम करिए, डेबिट साइड को ऐड करिए पूरा। कितना आ रहा है? डेबिट साइड ऐड कर कितना आ रहा है? 15,24,000। 15,24,000। यहाँ सेम चीज आएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग 2,44,000। 2,44,000। यहाँ आप लिखो बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है। आपको ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल दिया है। तो सारे डेबिट को ऐड करो, सेल को माइनस करो, जो बच जाएगा दैट इज योर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और अपने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन भी ऐसे ही करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे निकलेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ये कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट है? ये कौन सा ट्रेडिंग है? मेमोरेंडम पूरे साल भर का नहीं है, जस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। रफली आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ठीक है? क्लेम निकालिए आप लोग, क्लेम निकालिए। चलिए आप लोग क्लेम निकाल के दिखाओ, कितना आएगा क्लेम? अच्छा, यहाँ पे एक सेल्वेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना? तो एक काम करें, सेल्वेज वैल्यू लिख लो ना यहाँ पे साइड में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल के।
30,000। चलिए अब निकालिए। सैलरी वैल्यू आपका 30,000। कोई बात नहीं है, बहुत बार देखा भी नहीं सम्स में। जब फेस वैल्यू नहीं देगा ना तो वहां पे एक अजम्पशन लेना पड़ता है, वो बता दूंगा, पहले निकालो ना। लॉस तो निकालो। अरे लॉस कितना क्लेम होगा ये तो निकालो। ये एज्यूम करो कि फेस वैल्यू, ये एज्यूम करो फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा ही है। म्यूट कर लो, किसका फोन आ बज रहा? म्यूट कर लो भाई। हाँ 2,14,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। 2,14,000 ही आएगा आंसर। यहाँ बोथ मेथड, बोथ कर जनरल कर दो ना, यहाँ पे बोथ कट करके जनरल कर दो। अरे बोथ कट करके जनरल कर दो, यहाँ पे जनरल मेथड। एवरेज वाला सिखाऊंगा बाद में कैसे निकालते हैं जब पॉलिसी वैल्यू मिसिंग रहती है, अभी जनरल कर दो। अभी फर्स्ट डे है ना, अभी अचानक से बहुत हाई सम्स नहीं कराऊंगा, इजी ही कराऊंगा। बोथ कट करके जनरल मेथड कर दो। अरे बोथ कट करके जनरल करो, बात कर रहे हो। क्वेश्चन में था ना कैलकुलेट द बोथ मेथड, कट करके जनरल मेथड कर दो। तो क्या होगा, अंडर द जनरल मेथड, यही ना, अंडर द जनरल मेथड। क्या बोलते हैं, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपका 2,44,000 था, जिसमें से आपने 30,000 क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 2,14,000। फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज नॉट गिवन। लिखो, कंपनसेशन अमाउंट विल बी 2,14,000 एज्यूमिंग फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी is is more than the face value of policy is more than the loss of stock। ठीक है, तो आंसर आपको ऐसे लिखना है कि कंपनसेशन अमाउंट विल बी 2,14,000 एज्यूमिंग फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज मोर देन द लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा सुनो ना, फेस वैल्यू पॉलिसी क्या है, स्टॉक से ज्यादा है, मतलब जो लॉस ऑफ स्टॉक ज्यादा है। तो अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ 3 लाख, ये क्या है 2,14,000, तो लोअर क्या होगा 2,14,000, तो आंसर क्या आएगा 2,14,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? मंडे ना, मंडे में आप लोगों को बुक, ये पीडीएफ दे दूंगा, बुक तो नहीं दे पाऊंगा, पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ से आप लोग फुल फ्लेजेस सम्स करेंगे, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन देना था ऑलमोस्ट मैंने दे दिया। अब क्या डायरेक्टली अपने को सम्स करना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया सम्स करना पड़ेगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो आप ट्रेडिंग बनाए हो, जो ट्रेडिंग बनाओ, तभी हम लोग 1 साल का ट्रेडिंग बनाए हैं। अगर सम्स को डिफिकल्ट करेगा तो बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट 3 साल का बनाओ, 3 साल का। तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट का कॉलम है, इसमें 3 अमाउंट का कॉलम बनेगा। मान लो 2020, 21, 22, तो 3 कॉलम बनेगा। 3 कॉलम बनेगा डेबिट साइड में और 3 कॉलम बनेगा क्रेडिट साइड में।
तो वन ऑफ द डिफिकल्टीज ये होगा 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 2021 का क्या हो जाएगा ओपनिंग, जो 2021 का क्लोजिंग होगा 2022 से क्या होगा ओपनिंग। तो ये डिफिकल्टीज क्वेश्चन आ सकता है पहला। दूसरा क्या हो सकता है 2020 में आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था मान लो 20%, तो जरूरी है क्या 2021 में आप 20% कमाओगे, ज्यादा भी तो कमा सकते हो। तो एक प्रॉफिट का कैलकुलेशन बताता है वहां पे। तो दो डिफिकल्टीज यहाँ पे आता है, दो डिफिकल्टीज कि आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा वो मोर देन 2 ईयर या मोर देन 1 ईयर ऐसे करके बोलता है। और जो प्रॉफिट रेशियो है, जो प्रॉफिट रेशियो है वो कभी कभी बोलेगा स्टार्टिंग में 20% था, जब लॉस हुआ तो 35% था, बीच में कुछ और था। ये प्रॉफिट घुमाएगा। यही दो क्वेश्चन ये लोग घुमाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं लोग, लैंग्वेज को घुमा देता है। कभी कभी जैसे जैसे अब आपका सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक है, तो सेल्वेज वैल्यू को पता क्या बोलेगा कि टोटल स्टॉक हुआ, मान लो टोटल लॉस हुआ था 10 लाख रुपया का, एक्सेप्शन ऑफ 1 लाख। 10 लाख का टोटल टोटल लॉस हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने बचा लिया, एक्सेप्शन बोला ना, तो 1 लाख आपने क्या कर लिया बचा लिया। तो कभी लैंग्वेज का गेम हो जाता है। तो दो तीन चीज ही डिफिकल्टीज है, तो वो हम लोग लास्ट नेक्स्ट 2 क्लास में ये पूरा लॉस ऑफ स्टॉक कवर कर लेंगे। और फिर उसका नेक्स्ट 2 क्लास हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो ये जो चैप्टर है ना, 3 चैप्टर में बता दे रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेस, इसमें मिनिमम 5 से 6 क्लास लगेंगे ही लगेंगे। अगर उससे कम कोई टीचर पढ़ा रहा है इंक्लूडिंग मी, तो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ। कोई अगर 10 पढ़ा दिया तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कम ही पढ़ाया है। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इसमें जितना तुम डुबकी लगाओ कमी है, इसमें जितना तुम कर लो कमी है, क्योंकि ये समुद्र टाइप के चैप्टर्स है। तो आपको मिनिमम 5 से 6 क्लास तो ये चैप्टर करने ही पड़ेंगे, बड़े बड़े चैप्टर्स है ना। अब इसे बोलो ना पार्टनरशिप वाला, वो सबसे लास्ट में, वो हम लोग जिस दिन स्टार्ट करें उस दिन कसम खाएंगे। हाँ उस दिन कसम खाएंगे, वो पूरा वो थोत लेंगे अच्छे से कि किसी तरह ये अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मंडे। अरे कल कल सैटरडे है ना, कल टैक्स का क्लास होगा। ठीक है, लॉ हो गया ना, अकाउंट्स हो गया, कल टैक्स। ठीक है।